कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को? अब हम लोगों को चैप्टर का बस लास्ट पार्ट देखना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखना है. This also means that no country is a perfect democracy. The features of democracy that we discussed in this chapter provide only the minimum conditions of a democracy. That does not make it an ideal democracy. इस चैप्टर में हम लोगों ने जितने भी फीचर्स देखे वो सब मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक डेमोक्रेसी में होने चाहिए. अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स है या वो फीचर्स प्रेजेंट है किसी भी गवर्नमेंट में, तभी हम उसको एक डेमोक्रेसी बोलेंगे या एक डेमोक्रेटिक सेटअप बोलेंगे. ठीक है. वो परफेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल नहीं है जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, बट वो मिनिमम है जितना होना चाहिए, तभी किसी चीज़ को हम लोग एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस कह सकते हैं. Every democracy has to try to realize the ideals of a democratic decision making. डेमोक्रेटिक वे में डिसीजन कैसे बन करना है, डिसीजंस लेने का डेमोक्रेटिक प्रोसेस अगर किसी कंट्री में नहीं है तो उसको हम लोग डेमोक्रेसी नहीं कह सकते. This cannot be achieved once and for all. This requires a constant effort to save and strengthen democratic forms of decision making. ऐसा नहीं है कि एक बार किसी कंट्री में एक डिसीजन डेमोक्रेटिक वे में ले लिया गया तो वो हमेशा के लिए डेमोक्रेसी हो जाएगा. डेमोक्रेसी जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हर दिन किस तरह से गवर्नमेंट फंक्शन कर रहा है उसमें हम देख सकते हैं. तो एक दिन या एक साल वैसा सेटअप रहा और उसके बाद से उस सेटअप को नहीं फॉलो किया गया तो वो डेमोक्रेसी नहीं है. ठीक है. What we do as citizens can make a difference to making our country more or less democratic. This is the strength and weakness of democracy. The fate of country depends not just on what the rulers do, but mainly on what we as citizens do. तो डेमोक्रेसी में जो आप गवर्नमेंट चूज़ कर रहे हो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका ही नहीं है जैसा जनरली लोग सोचते हैं कि हमने वोट दे दिया, हमारा काम ख़त्म हो गया, अब जो करना है वो गवर्नमेंट करेगी. ऐसा सिस्टम डेमोक्रेसी में नहीं है. डेमोक्रेसी में जितना अच्छा सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होगा, जितना ज़्यादा वो रूल्स को ओबे करेंगे, जितना ज़्यादा वो गवर्नमेंट का साथ देंगे हर फंक्शनिंग में, हर काम को करने में, उतना ही ईजिली डेमोक्रेसी जो है वो फंक्शन करेगा और उतना अच्छा डेमोक्रेसी फंक्शन करेगा, जो कि यहाँ पर इंडिया में बिल्कुल ही नहीं है. सब लोग यही सोचते हैं कि एक बार हमने गवर्नमेंट के लिए वोट कर दिया, अब जो कुछ है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. कुछ भी हो तो बस गवर्नमेंट को ब्लेम करो, खुद कोई भी एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है. ना खुद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है उसको खुद ठीक से निभाना है. बस एक ब्लाइंडली एक जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर सारा कुछ ब्लेम करते रहो कि कंट्री अच्छा नहीं चल रहा, कंट्री में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अपना रोल कभी भी कोई ठीक से प्ले नहीं करता है. रोड पे कचरा फेंकने से लेके कंट्री के बड़े बड़े डिसीजन तक हर एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जो रोल है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एज द सिटीज़न उसको आप 100% फुलफ़िल करो. अगर आप नहीं फुलफ़िल कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट आपने ही बनाया है. गवर्नमेंट वही रिप्रेजेंट कर रही है जो आप खुद कर रहे हो. ठीक है. तो जब आप का ही जो कंडक्ट है वो अच्छा नहीं है तो गवर्नमेंट को आप फोर्स नहीं कर सकते हो ज़बरदस्ती अच्छा करने के लिए. और गवर्नमेंट आप पे ज़बरदस्ती रूल्स भी नहीं लगा सकती, क्योंकि हम लोग किसी मोनार्की में या डिक्टेटरशिप में नहीं रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं. गवर्नमेंट वही रूल्स बनाएगी जैसा सिटीजन्स चाहेंगे. दिस इज़ व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स. यही डिफरेंस है डेमोक्रेसी का और अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का. Other forms of government like monarchy, dictatorship or one-party rule do not require all citizens to take part in politics. कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेसी को अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें पीपल का पार्टिसिपेशन नहीं होता है गवर्नमेंट को चलाने में. डेमोक्रेसी ही ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में.
In fact, most non-democratic government would like citizens not to take part in politics. But democracy depends on active political participation by all the citizens. That is why a study of democracy must focus on democratic politics. इसीलिए जो डेमोक्रेसी का जो स्टडी है, अगर आपको डेमोक्रेसी को जानना है तो सबसे पहले गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को जानना और समझना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट का डेली अफेयर्स है, किस तरह से कंट्री को चलाया जा रहा है, वो प्रोसेस डेमोक्रेटिक है या नहीं। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है या क्वेश्चन आंसर शुरू करें? आज क्या हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है या सब कोई बोलना ही भूल गया? आज प्रॉब्लम क्या है? क्लास अटेंड करने का ही मन नहीं है, क्या सिचुएशन है? क्लास नहीं करना है, क्लास को एंड करना है। नहीं, ग्राम सभा ने कल डिस्कस किया। पेज नंबर 14 कर लिए थे ना हम लोग कल। अच्छा, ये एक्टिविटी के ऊपर वाला जो पैराग्राफ है वो नहीं हुआ था। ये क्लास के पहले याद दिलाना चाहिए था ना, क्लास शुरू करने के टाइम पे। ठीक है, ये पैराग्राफ कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि डेमोक्रेसी को कहाँ कहाँ पर किस किस सेंस में उस वर्ड को यूज़ करते हैं। अब इफ़ वी टेक दिस आइडियल सीरियसली देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज अ डेमोक्रेसी। Yet an understanding of democracy in an ideal reminds us of why we value democracy. It enables us to judge an existing democracy and identify its weaknesses. पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो उसमें डेमोक्रेसी एकदम 100% परफेक्ट हो। लेकिन हम लोग अगर 100% परफेक्शन अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को हर अपने कंट्री को जज करना होगा, मतलब हर एक कंट्री के डेमोक्रेसी को जज करना होगा कि उसकी क्या वीकनेसेस हैं, मतलब उसमें क्या बुराई है और क्या अच्छाई है। जो बुराई है उसको हटाने की कोशिश करनी होगी ताकि हम 100% परफेक्शन की तरफ बढ़ सकें। In this book, we do not deal much with this expanded notion of democracy. Our focus here is with some core institutional features of democracy as a form of government. यहाँ पर इस चैप्टर का फोकस यही है, आपको ये समझाना कि बेसिकली डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर हम क्या क्या फीचर्स देखेंगे तो उसको हम लोग एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हैं। Next year, you will read more about a democratic society and ways of evaluating our democracy. At this stage, we just need to know that democracy can apply to many and can take many forms. There can be various ways of taking decisions in a democratic manner as long as the basic principle of consultation on an equal basis is accepted. अब डेमोक्रेसी को चलाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी का बेसिस क्या है कि हर किसी का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए और जो भी डिसीजन लिया जाए वो जो इलेक्टेड लोग हैं उनके ही सहमति से डिसीजन लिया जाए, तभी हम उसको डेमोक्रेसी कह सकते हैं। जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम पूरे वर्ल्ड में देखते हैं वो यही है जो हमने कल डिस्कस किया था कि रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करना और वो आपके बिहाफ में, मतलब जनरल पीपल जो कंट्री के सिटीजन्स हैं उनके बिहाफ में वो डिसीजंस लेंगे और गवर्नमेंट को, कंट्री को चलाएंगे। दिस इज हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन अ विलेज। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग? ग्राम सभा क्या होता है?
ग्राम सभा, पंचायत, विलेज पंचायत, ये सब क्या होता है? म्यूनिसिपैलिटी का नाम सुनो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। म्यूनिसिपैलिटी क्या होता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम। हम्म। उसका काम क्या होता है? हम्म। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है वो टाउन के लिए होता है। टाउन या सिटीज़ में उसका काम होता है कि टाउन सिटी का सैनिटेशन, साफ सफाई और बाकी मैनेजमेंट किस तरह से होगा वो देखना। ठीक है, बेसिक जो एमिनिटीज़ होता है वो वहाँ के सिटीजन्स को प्रोवाइड करना। नगर परिषद के लिए चुनाव होता है ना, जिसमें हम लोग अपने वार्ड काउंसलर को जाके वोट देते हैं, वो उसी के लिए होता है, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए ही होता है। ठीक है, उन लोगों का यही काम है कि अपने एरिया को, उन लोगों को एक एक लोकेलिटी दिया जाता है, उस लोकेलिटी को, उस एरिया का देखभाल करना, वहाँ रोड बनवाना है, क्या प्रॉब्लम है लोगों को, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मच्छर से और किसी तरह का गंदगी है, पानी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सब चीज़ देखना उन लोगों का काम है। तो इंडिया में जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसमें ये सब लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, लोकल मतलब जो आपका इमीडिएट, जो आपके कंसर्न को देखेगा। विलेजेस में, सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम है, विलेजेस में ग्राम सभा, विलेज पंचायत, ये सब कुछ होता है। ठीक है, जो काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का शहर में है वही काम विलेज पंचायत का गांव में है। तो ये सब भी वैसी बॉडीज़ है जहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन है, लोग वोट करते हैं अपने मुखिया के लिए। मुखिया का चुनाव होता है ना गांव में, जो विलेज पंचायत को जो हेड करेगा उसके लिए भी चुनाव होता है। तो इसमें इसमें भी लोगों के पास वोटिंग राइट है। जैसे हम लोग स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे वोट करते हैं, वैसे ही अपने लोकल एरिया के लिए भी वोट करते हैं और लोगों को चुनते हैं जो हमारे लिए, हमारे लोकेलिटी का, एरिया का देख रेख करेंगे। ठीक है, तो ये सब में भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए। ये जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम पर नहीं था, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में 72nd और 73rd अमेंडमेंट से लाया गया। ये कॉन्सेप्ट गांधी जी का था कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए इंडिया में, ताकि जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो आइडिया है उसको अचीव किया जा सके। तो सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट है जो पूरे कंट्री को देखता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। जो एक स्टेट के लिए है वो स्टेट गवर्नमेंट है, और जो आपके लोकल एरिया को देखता है वो, अगर विलेज है तो विलेज पंचायत, और अगर टाउन या सिटीज़ है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको हिंदी में नगर निगम कहते हैं। ठीक है, अब इस एक्टिविटी में दिया गया है, find out the total number of eligible voters in your assembly constituency and your parliamentary constituency. Find out how many people can fit into the largest stadium in your area. Is it possible for all voters in your parliamentary or assembly constituency to sit together and have a meaningful discussion? अब ये कह रहा है कि आपके एरिया में कितने वोटर्स हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में या फिर असेंबली के लिए, मतलब स्टेट इलेक्शंस के लिए, और आपके आसपास जो सबसे बड़ा स्टेडियम है उसमें कितने सीट्स हैं, इसको ढूंढना है। और तब देखना है कि एक स्टेडियम में कितने लोगों के बैठने की कैपेसिटी होती है। क्या इतने सारे वोटर्स एक साथ बैठकर कोई डिसीजन ले सकते हैं? क्या जितने लोग एक एरिया में रहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, क्या उतने लोगों को एक साथ बैठने की भी जगह है कहीं पर कि वो लोग बैठकर कोई डिसीजन ले सकें? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एक एरिया में कितने, बहुत हज़ार लोग होते हैं, किसी स्टेडियम का कैपेसिटी कितने लोगों को बैठने का होता है? मैक्सिमम 1000, जो लोकल एरिया का स्टेडियम होगा।
1000 2000, पॉपुलेशन तो उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो सब लोग मिलकर बैठ कर डिसीजन नहीं ले सकते, इसीलिए हम लोग वोट करके रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं और गवर्नमेंट को फंक्शनिंग का काम करते हैं। ठीक है, समझ आया? अब कहीं पर डाउट है किसी को पूरे चैप्टर में? लक्ष्य, निखिल आपके लिए वीडियो अपलोड हो गया, आप उसको देख लीजिएगा और उसके बाद कहीं पर अगर डाउट हो तो फिर पूछ लीजिएगा। और जो इंग्लिश का जो वीडियो है वो ट्यूशन के लिए नहीं है, वो बस एक यूट्यूब चैनल है, उसमें कुछ पे नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ आप लोगों को हेल्प करने के लिए है। तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं, फ्रेंड से शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। हाँ, वो अगर वो आप लोग के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, अगर आप लोगों को चाहिए, अगर अच्छा लगता है तो और वीडियोस अपलोड कर देंगे। पहले एक वीडियो देख के बताइए। मोहित, अनुराग, सुधांशु, किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम है? सारा बात समझ में आया? वो तो आपको बताना पड़ेगा, वो आपको चैप्टर समझ में आया ना, अब आप बताइए चैप्टर को शॉर्ट में क्या क्या पढ़े हम लोग। क्या क्या पढ़े अभी तक इस चैप्टर में? हम्म। 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 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अनुराग आप बताइए। अनुराग, आप जो वीडियोस अपलोडेड है यूट्यूब पे वो आप देख के आइएगा, और कल आप सब कोई के लिए आप एक बार समराइज करिएगा पूरे चैप्टर को पेज वाइज। पहले पेज में क्या पढ़े हम लोग, उसके बाद क्या पढ़े, ऐसे लास्ट तक। ठीक है? कल अनुराग हम लोगों के लिए चैप्टर को समराइज करेगा। ठीक है, अभी पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लें। पहला क्वेश्चन है, हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हाउ वुड यू क्लासीफाई ईच ऑफ दीज कंट्रीज? राइट डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक, नॉट श्योर। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोगों को बताना है कि जो सिचुएशन दिया हुआ है उसमें हम क्या बताएंगे कि ये जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है या वो डेमोक्रेटिक नहीं है, या फिर उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस सेंटेंस को पढ़ने से कुछ उसके बारे में नहीं बताया जा सकता। ठीक है? कंट्री ए है, पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन डू नॉट हैव अ राइट टू वोट। क्या है ये, डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक या नॉट श्योर? जो कंट्री के रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं उन लोगों के पास वोटिंग राइट नहीं है उस कंट्री में। तो क्या ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है या ये अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है? हाँ, ट्रू। बी है, कंट्री बी, द सेम पार्टी हैज़ बीन विनिंग इलेक्शंस फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। लास्ट 20 ईयर्स से एक ही पार्टी बार बार इलेक्शन जीत रही है, तो इसको क्या कहेंगे, डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक या नॉट श्योर? क्यों नॉट श्योर क्यों कहेंगे? एक 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 इंसान एक बार में। हम्म। हाँ, एग्जैक्टली, तो इसलिए हम लोग सिर्फ इतने से डिसाइड नहीं कर सकते कि डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है। ठीक है, कंट्री सी,
रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शंस, इसको क्या कहेंगे? ओके, कंट्री डी, देर इज नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है, इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? क्यों अनडेमोक्रेटिक? हम्म 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 ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम है, इसमें भी वही बताना है, डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक नॉट श्योर। ठीक है। द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ अबाउट द आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी। पार्लियामेंट जो है वो आर्मी के बारे में, अपने ही कंट्री के आर्मी के बारे में कोई लॉ नहीं बना सकती जब तक वो आर्मी का जो हेड है उससे कंसल्टेशन ना करे। ये क्या सिचुएशन है? डेमोक्रेसी कौन बोला? बताइए सुधांशु, क्यों डेमोक्रेटिक है? नहीं, यहाँ पर नहीं नहीं, यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे ये बात है कि जो आर्मी है कंट्री का, वो किसके अंडर होता है? जो कंट्री का जो प्रेसिडेंट होता है वो आर्मी का हेड होता है। ठीक है। तो जो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है जिसको लोगों ने चुना है, वो उस गवर्नमेंट के पास कंट्री से रिलेटेड किसी भी डिसीजन को लेने का हक होता है या अधिकार होता है। ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास अगर ये अधिकार नहीं है कि वो आर्मी के बारे में कोई भी डिसीजन ले सके, तो वो अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में सारा डिसीजन लेने का राइट्स किसके पास होता है? जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके पास। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्री क्यू, द पार्लियामेंट के नॉट पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ द जुडिशियरी। जुडिशियरी के बारे में कोई भी लॉ पार्लियामेंट पास नहीं कर सकता। क्या ये डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है? क्यों नॉट श्योर? हम्म 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 इसको, इस क्वेश्चन को देखने का जो सही तरीका है वो ये है कि किसी भी कंट्री में, ठीक है, जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर लॉ मेकिंग पावर किसको होता है? लॉ बनाने का सारा पावर पार्लियामेंट को होता है। ठीक है। जो हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जिसको हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, उसके पास लॉ बनाने का पावर होता है। तो वो लॉ किसी भी कंट्री में किसी भी बॉडी के बारे में लॉ बनाने का पावर उसके पास है। उसके बाद वो जुडिशरी डिसाइड करेगा कि वो जो लॉ बनाया है वो लॉ सही है या नहीं सही है, वो भी जब कोई पर्सन जाकर उस लॉ को चैलेंज करता है तब। तो यहाँ पर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जुडिशरी के बारे में कोई भी लॉ बना सकता है। तो ये जो है वो सही बात है। पार्लियामेंट, एक डेमोक्रेसी में ऐसा ही होना चाहिए, पार्लियामेंट के पास किसी भी फॉर्म बारे में लॉ बनाने का पावर्स होना चाहिए। ठीक है। तो जो बी है उसका आंसर होगा डेमोक्रेटिक।
जो ए था सिचुएशन, क्वेश्चन ए, उसमें भी अगर ये होता कि पार्लियामेंट पास कर सकती है लॉ आर्मी के बारे में, तो वहाँ पर भी डेमोक्रेटिक होता, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ये फुल राइट है एक डेमोक्रेसी में कि वो किसी भी तरह का लॉ बना सकती है। फिर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन है या कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड है, वो डिसाइड करने का पावर जुडिशरी के पास है। ठीक है, लेकिन जुडिशरी का कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इंडिया में है, जुडिशरी का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि ऐसा कौन कौन से लोग जजेस बन सकते हैं, जजेस कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो इस तरह से सारा कुछ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो लॉ बनाने का पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है। Third, country R. The country's leaders cannot sign any treaty with another country without taking permission from its neighboring country. ये डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है? कंट्री के जो लीडर्स हैं वो दूसरे कंट्री के साथ किसी भी तरह का अग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक वो अपने नेबरिंग कंट्रीज से, अपने जो पड़ोसी देश हैं उनसे परमिशन ना ले लें। ये क्या सिचुएशन है? ठीक है, अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो सॉवरन होना चाहिए। सॉवरन होना चाहिए मतलब उसके पास ये एब्सोल्यूट पावर होना चाहिए कि वो किस कंट्री से कैसा रिलेशनशिप रखना चाहता है, ये डिसाइड करने का पावर सिर्फ उस कंट्री के गवर्नमेंट को है। कोई और कंट्री का गवर्नमेंट आके उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता या उसको डिक्टेट नहीं कर सकता है कि तुम्हें इस कंट्री के साथ ऐसा ही रिलेशनशिप रखना होगा या उस कंट्री के साथ ऐसा ही करना होगा। डी है कंट्री एस, ऑल द मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस अबाउट द कंट्री आर टेकन बाय ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल बैंक विच द मिनिस्टर्स कैन नॉट चेंज। ये डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है? कंट्री का जितना भी मनी रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल मैटर्स है उसमें जो डिसीजन है वो सेंट्रल बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं सिर्फ वही ले सकते हैं और मिनिस्टर्स उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है? अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने का पावर्स किसको है? पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो मिनिस्टर्स हैं, उनको ही डिसीजन लेने का पावर्स है एक डेमोक्रेसी में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, बाई? इसमें से बताना है कौन सा जो आर्ग्यूमेंट है वो डेमोक्रेसी के फेवर में एक अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है। ठीक है, और उसका रीजन भी बताना है। पहला है पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन डेमोक्रेसी, ये गुड आर्ग्यूमेंट है या बैड आर्ग्यूमेंट है? इन लोग डेमोक्रेसी में, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इसमें से चूज करना है, ए बी सी डी में से एक आंसर चूज करना है। हाँ, और उसका रीजन बताना है कि आपने वो आंसर क्यों चूज किया। पहला है पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन अ डेमोक्रेसी, फिर है डेमोक्रेसीज रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन बेटर वे देन अदर्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल, डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्पेरस देन अदर्स। पीपल फ्री फील करते हैं और इक्वल होता है डेमोक्रेसी में, ये बिल्कुल सही है ये बात। डेमोक्रेसीज में कॉन्फ्लिक्ट को या किसी से भी जो भेदभाव है उसको हटाने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए अच्छे तरीके होते हैं, ये भी सही है, ये भी हमने बुक में देखा था अभी चैप्टर के अंदर। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो पीपल के लिए मोर रिस्पॉन्सिबल होती है, ये भी ठीक है। डी है डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्पेरस देन अदर्स, ये एक गुड आर्ग्यूमेंट नहीं है क्योंकि इसका कोई रीज़न नहीं है। ज़रूरी नहीं, ऐसे बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जो गरीब हैं। इंडिया भी इतने सालों से डेमोक्रेसी है लेकिन अभी तक वो डेवलप्ड कंट्री तो नहीं हुआ, डेवलपिंग कंट्री के ही स्टेज में है। तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
Each of these statements contain a democratic and an undemocratic element. Write out two separately for each statement. अच्छा, हर स्टेटमेंट में कुछ पार्ट जो है वो डेमोक्रेटिक है और कुछ पार्ट जो है वो अनडेमोक्रेटिक है, दोनों को अलग अलग बताना है। क्वेश्चन नंबर ए है, अ मिनिस्टर सेड दैट सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू conform to the regulations decided by the World Trade Organization. इसमें बताना है कि इसमें डेमोक्रेटिक कौन सा है, अनडेमोक्रेटिक कौन सा है। इस सेंटेंस का कितना पार्ट डेमोक्रेटिक है और कितना पार्ट अनडेमोक्रेटिक है। तो जो मिनिस्टर है वो कह रहा है कि हम लोगों को पार्लियामेंट में एक नया लॉ बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना होगा? क्योंकि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ डिसाइड किया है उससे हम लोगों को कंफर्म करने के लिए, उसको अपने लॉ का पार्ट बनाने के लिए हम लोगों को एक नया लॉ पास करना पड़ेगा। तो इसमें कितना पार्ट डेमोक्रेटिक है, कितना पार्ट अनडेमोक्रेटिक है। बताइए, ट्राई करिए।
इस क्वेश्चन में से कितना पार्ट डेमोक्रेटिक है, कितना पार्ट अनडेमोक्रेटिक है, ये बताना है। समझ में आ रहा है किसी को भी या नहीं समझ आ रहा है? जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ABCD में से, उसमें से देखकर बताना है कि उसका कितना पार्ट, वही सेंटेंस का कितना पार्ट जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट है और कितना पार्ट जो है वो अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट है। तो जो क्वेश्चन ए है वो कह रहा है कि एक मिनिस्टर ने कहा कि उन लोगों को पार्लियामेंट में लॉ बनाना पड़ेगा। किस लिए लॉ बनाना पड़ेगा? क्योंकि उन लोगों को कुछ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिसीजंस पास हुआ है, उसको अपने लॉ का अपने कंट्री के लॉ के पार्ट में बनाना है। तो उसके लिए उसे एक नया लॉ, पार्लियामेंट में एक नया लॉ बनाना पड़ेगा। तो इसमें से कितना पार्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट है, कितना पार्ट अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट है? नहीं समझ में आ रहा? लॉ, पार्लियामेंट का लॉ पास करना ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ठीक है। पार्लियामेंट ही लॉ पास कर सकती है। ये समझ में आ रहा है सबको? इतना समझ में आ रहा है ना? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वो यूनाइटेड नेशंस की तरह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में किस तरह से ट्रेड कंडक्ट होना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन होता है। सारे कंट्रीज उसके मेंबर्स होते हैं, जो जो मेंबर होना चाहता है, और वहाँ पर वो लोग ट्रेड्स का रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलकर बनाते हैं। कंट्रीज मिलकर आपस में तय करती हैं कि हमारे बीच में ट्रेड्स का रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसा होना चाहिए। उस ऑर्गेनाइजेशन को WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ये जो मिनिस्टर है वो ये कह रहा है कि हमें एक लॉ पास करना है। लॉ पास करना है तक ठीक है, पार्लियामेंट ही लॉ पास करती है, लेकिन ये लॉ क्यों पास करना है? क्योंकि WTO में जो डिसीजन हुआ था उसको अपने कंट्री के लॉ में इंसर्ट करना है या उसको अपने कंट्री के लॉ का पार्ट बनाना है। तो यहाँ पर दूसरे किसी के डिसीजन को अपने डिसीजन का पार्ट बनाना, क्या ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है या ये अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है? अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि डिसीजन किसी और ने लिया, डिसीजन आपने नहीं लिया। डिसीजन किसी और कंट्रीज ने मिलकर लिया है, आप उसको बस अपने लॉ के अंदर डालना चाहते हो। समझ में आया अब? मोहित, नेक्स्ट है, द इलेक्शन कमीशन वॉज ऑर्डर्ड the election commission ordered repolling in a constituency where large scale rigging was reported. इलेक्शन कमीशन ने क्या ऑर्डर किया? रीपोलिंग मतलब फिर से इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, जो पोल्स है, जो वोटिंग है, वो फिर से होगी। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में फिर से वोटिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स रिपोर्ट किया जा रहा था, कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस रिपोर्ट किया जा रहा था वोटिंग में, ठीक है। तो जो वोटिंग है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए जो इलेक्शन कमीशन है वो फिर से पोलिंग या वोटिंग करवाएगी। तो इसमें कितना पार्ट डेमोक्रेटिक है, कितना पार्ट अनडेमोक्रेटिक है? इलेक्शंस कंडक्ट करना डेमोक्रेटिक है। इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, ये डेमोक्रेटिक है। और क्यों कंडक्ट करवा रही है? क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए थे, तो इसलिए वो फिर से इलेक्शंस कंडक्ट करवा रही है। ये पार्ट डेमोक्रेटिक है, ओके। जो लार्ज स्केल रिगिंग है, जो करप्ट प्रैक्टिसेस है, वो अनडेमोक्रेटिक है। समझ आ रहा है? सी है, women's representation in the parliament, women's representation in the parliament has barely reached 10%.
दिस लेड women's organization to demand 1/3 seats for women. अब जो विमेन का रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, मतलब जितने नंबर ऑफ विमेन चूज होकर इलेक्शन में जीत कर पार्लियामेंट में जाते हैं, उनका कितना रेशियो है? सिर्फ 10%। जो टोटल जितने लोग पार्लियामेंट में जाते हैं उसका टोटल, उसका ओनली 10% विमेन का रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे। विमेन का नंबर ओनली 10% है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो डिफरेंट विमेन के ऑर्गेनाइजेशन है, विमेन के इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि विमेन के लिए 1/3 सीट पार्लियामेंट का रिजर्व करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या डेमोक्रेटिक है, क्या अनडेमोक्रेटिक है? हम्म। हम्म। 1/3 1/2 से कम ही हुआ ना। 1/2 का मतलब, 1/2 का मतलब एक का दूसरा हिस्सा, और 1/3 का मतलब एक में से सिर्फ तीसरा हिस्सा। तो हम्म। 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 नहीं नहीं, आप उल्टा उल्टा, आप उल्टा समझ रहे हो। 1/3 का मतलब है जो टोटल सीट्स है, 10 का 1/2 कितना होगा? 5। 5 होगा ना। 10 का 1/2। अब 10 को 1/3 से डिवाइड करिए, मतलब 10 को 3 से डिवाइड करिए, कितना आंसर आएगा? तो 10/3 कम हुआ 1/2 से। तो वो एक पोर्शन, टोटल का एक पोर्शन सीट्स, वो कह रहे हैं जो विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को पार्लियामेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, हम लोगों को पार्लियामेंट में जाने का मतलब गवर्नमेंट का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करना। तो हम लोगों को जो गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें पूरा पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोगों को भी पार्लियामेंट में कुछ सीट्स दिए जाने चाहिए। तो इसलिए जो टोटल है उसमें से एक, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उसमें से जो तीसरा हिस्सा है वो हम लोगों के लिए रिजर्व कर दीजिए। मतलब एक छोटा पोर्शन ऑफ सीट्स हम लोगों को रिजर्व कर दीजिए कि इस पे कोई विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स ही आ सकती हैं, दूसरा कोई नहीं आ सकता। तो हम लोगों का जो मेल के साथ कंपटीशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और हम लोगों को भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का ही बात किया जा रहा है, क्योंकि जो सोसाइटी है उसमें विमेन को इक्वल राइट्स नहीं है। पॉलिटिकली है लेकिन सोसाइटी में नहीं है, विमेन को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है। तो वो लोग पब्लिक लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं आती हैं, वो लोग को इलेक्शन लड़ना और इन सारे जो भी पब्लिक एक्टिविटीज़ है उसमें उन लोगों का पार्टिसिपेशन कम है। उसको बढ़ावा देने के लिए एक रिजर्वेशन किया जाए पार्लियामेंट में, जिसमें एक पोर्शन ऑफ सीट्स विमेन के लिए ही होगा सिर्फ। उसमें कोई ना कोई विमेन को ही चूज किया जा सकता है और कोई उस सीट पर नहीं आ सकता जीत के। तो ये जो है ये विमेन को हेल्प करेगा। पॉलिटिकल जो डिसीजन मेकिंग है गवर्नमेंट का, उसमें विमेन को हेल्प करेगा। विमेन का भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा जितना मेन का है। तो इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो डेमोक्रेटिक है कि विमेन को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। जो फर्स्ट पार्ट है वो अनडेमोक्रेटिक है कि विमेन को सिर्फ 10% ही है। अगर मेल 90% है, 9 अगर मेल है तो 1 फीमेल है। तो विमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो अनडेमोक्रेटिक है, और जो सेकंड पार्ट है वो डेमोक्रेटिक है। समझ में आया?
जो भी जहाँ पर भी रिजर्वेशन का बात आता है डेमोक्रेसी में, वो इसी कॉन्सेप्ट पे आता है कि जो भी कम्युनिटी है उसका फुल इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। इसीलिए उसको एक रिजर्वेशन दिया जाए कि उसको भी अपॉर्चुनिटी मिले कि वहाँ पर उसी कैटेगरी के लोग सिर्फ आ सकते हैं, दूसरे कैटेगरी के लोग उसमें नहीं आ सकते। समझ आया? फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Which of these is not a valid reason for arguing that there is a lesser possibility of famine in a democratic country? अब इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा वैलिड रीज़न नहीं है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग भूखमरी से क्यों नहीं मरते या अकाल से क्यों नहीं मरते? ठीक है। पहला है, ऑपोजिशन पार्टीज कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्टारवेशन, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो हमेशा गवर्नमेंट को ये दिखाते रहेंगे कि आपके गवर्नमेंट का ये कमी है, इतने लोग भूख से मर रहे हैं, पॉवर्टी सॉरी भूख से हंगर से मर रहे हैं, इनके तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा है, फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फेमीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। प्रेस जो है वो टाइम टू टाइम रिपोर्ट करते रहेगी कितने लोगों को फेमीन से प्रॉब्लम हो रहा है, कितने लोग भूख से मर रहे हैं। गवर्नमेंट फियर्स इट्स डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। गवर्नमेंट को ये डर रहेगा कि वो अगर लोगों को हेल्प नहीं करती है, उनको भूखे मरने से अगर बचाती नहीं है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में उसको नहीं जिताया जाएगा। डी है, पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। और डी ये कहता है कि पीपल जो है वो फ्री है किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए, वो लोग कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो इसमें से कौन सा ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो कि डेमोक्रेसी में फेमीन नहीं होता है इसको सपोर्ट करता है? सर सपोर्ट नहीं करता है, सॉरी। हाँ, डी। क्योंकि डी रिलीजन का कुछ लेना देना नहीं है। भूखे मरने से, अकाल पड़ने से रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। किसी भी जब बारिश नहीं होगी तो वो रिलीजन नहीं देखता है कि किस रिलीजन के लोग हैं। सिक्स्थ है, देर आर 40 विलेजेस इन अ डिस्ट्रिक्ट वेयर द गवर्नमेंट हैज मेड नो प्रोविजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। एक विलेज में सॉरी एक डिस्ट्रिक्ट में 40 विलेजेस हैं जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का गवर्नमेंट ने कुछ इंतजाम नहीं किया है। These villages met and considered many methods of forcing the government to respond to their needs. Which of this is not a democratic method? अब ये सारे लोग मिलकर गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने का कुछ उपाय निकालते हैं। तो इन सारे जो भी वो लोग ऑप्शंस निकाले हैं उसमें से कौन सा जो मेथड है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। ओके। ए है, फाइलिंग अ केस इन द कोर्ट्स क्लेमिंग दैट वाटर इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। बी है, ए ये कहता है कोर्ट में केस फाइल करना और ये कहना कि जो वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, ये राइट टू लाइफ का पार्ट है। जिंदा रहने के लिए पानी ज़रूरी है ना, तो राइट टू लाइफ का पार्ट है वाटर। बी है, बॉयकॉटिंग द नेक्स्ट इलेक्शंस टू गिव अ मैसेज टू ऑल पार्टीज। नेक्स्ट इलेक्शन में जितने भी विलेजर्स हैं वो किसी भी पार्टी उसको वोट नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी पार्टी उनके लिए पानी का इंतज़ाम नहीं कर रही है। सी है, ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग्स अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़। मीटिंग्स करके गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना अपने पॉलिसी को चेंज करने के लिए। डी है, पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू गेट वाटर। गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, जो लोग वाटर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनको घूस देना। डी ठीक है, ये अनडेमोक्रेटिक मेथड है। Number 7. Write a response to the following arguments against democracy. ये सब जो आर्ग्यूमेंट्स है वो अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, आपको इनके बारे में बताना है। Army is the most disciplined and corruption free organization in the country, therefore army should rule the country. आर्मी जो है वो मोस्ट डिसिप्लिन्ड है, उसमें सब लोग एक ही रूल फॉलो करते हैं, एक ही तरह से बिहेव करते हैं। जो उनको ऑर्डर किया जाता है उसको वो लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, वही फॉलो करते हैं और वहाँ पर कोई करप्शन नहीं है। इसलिए आर्मी को ही कंट्री को रूल करना चाहिए, आर्मी का ही गवर्नमेंट होना चाहिए। ये जो है ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आर्गुमेंट है। ठीक है, हम लोगों ने देखा है जहाँ पर आर्मी रूल करती है कंट्री को, वहाँ पर कंट्री का सिचुएशन क्या होता है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे अगर ये किसी कोई बात बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, कंट्री को ऐसे रूल करना चाहिए, तो आप इसके अगेंस्ट में क्या बोलोगे, क्यों डेमोक्रेसी अच्छा है और ऐसा नहीं होना चाहिए?
पाकिस्तान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, या और बहुत सारे कंट्री, म्यांमार, थाईलैंड, जहाँ पे आर्मी का चीफ आकर रूल करने लगता है ज़बरदस्ती। तो क्या कहेंगे हम इसके बारे में? पहले ये बताइए कि क्या ऐसा होना चाहिए जो आर्ग्यूमेंट में लिखा है, क्या वैसा होना चाहिए? इसके जगह पे क्या होना चाहिए? डेमोक्रेसी होना चाहिए। हम्म। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर आर्मी रूल करती है तो वहाँ पर लोग जो गवर्नमेंट फ्रेम करने का जो मेथड है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उन लोगों के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होगा। उन लोगों के पास वोटिंग राइट नहीं होगा तो वो गवर्नमेंट को चलाने में, कंट्री का इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो लोगों का जो फंडामेंटल राइट टू वोट है वो चला जाएगा। गवर्नमेंट को उनका जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो सपना है कि हमारा गवर्नमेंट हो, हमारा रूल हो, वो नहीं हो पाएगा। और क्या नहीं हो पाएगा? जब एक ही आदमी का गवर्नमेंट होगा तो वो किसी को, हम लोगों ने हमेशा ये देखा है कि जब एक ही आदमी का जब गवर्नमेंट होता है तो वो लोग क्या करते हैं, किसी को भी अपने अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलने देते, अपने ओपिनियन को नहीं रखने देते। या तो उनको जेल में बंद करवा देते हैं या डायरेक्टली मरवा देते हैं। ठीक है? तो ये सब सिचुएशंस क्रॉप अप कर जाएगा जो हम लोगों ने उसमें देखा था। बहुत सारे कंट्रीज़ का एग्जाम्पल जो हम आप लोगों को होमवर्क दिए थे, पोलैंड, चिली और नाइजीरिया, अलग अलग कंट्रीज़ था, वहाँ पर क्या हो रहा था। वैसा ही सिचुएशन हो जाएगा अगर हम लोग जो क्वेश्चन ए है उसको फॉलो करेंगे तो। क्वेश्चन बी, रूल ऑफ द मेजोरिटी मीन्स द रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल। वॉट वी नीड इज द रूल ऑफ द वाइज इवन इफ दे आर इन स्मॉल नंबर्स। अब रूल ऑफ मेजोरिटी का मतलब, जैसे इंडिया जैसा कंट्री है जहाँ पे इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है? ज़्यादा लोग, जितने लोग हैं उसके कंपैरिजन में ज़्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जो पढ़े लिखे समझदार हों, जिनको कॉन्सेप्ट्स, पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में कुछ समझ आता हो। तो अगर हम मेजॉरिटी की बात करते हैं कि मेजॉरिटी जिसको जिताएगा, तो हम लोग वैसे लोगों को जिताते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता। हम लोग वैसे उन लोगों के ओपिनियन को लेकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग हैं, सोसाइटी का जो कुछ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है जो समझदार है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जानता है, सिर्फ उन लोगों को ही राइट होना चाहिए वोट करने का, और उन्हीं लोगों को गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहिए। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? ऐसा होना चाहिए डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? हाँ, एग्जैक्टली। राइट टू वोट कहाँ रहेगा? राइट टू वोट हर किसी का होना चाहिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, एवरीबडी जिसने एक सर्टेन एज क्रॉस कर लिया हो उसके पास राइट टू वोट है, वो गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके? और हम लोग अगर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर क्या हुआ था, सिर्फ जिसके पास प्रॉपर्टी था उन लोगों को ही वोटिंग राइट्स दिया गया था, जो लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते थे। तो क्या वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था? वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं था। Question number C. If we want religious leaders to guide us in spiritual matters, why not invite them to guide us in politics as well? The country should be ruled by religious leaders. जो सीख है वो वैसे वो सिचुएशन को बता रहा है जहाँ पर हम लोग किसी भी गुरु, महात्मा, संत, इन लोगों का बात सुनते हैं। जब हम लोग रिलीजन की बात करते हैं तो वो लोग आपको बताते हैं कि लाइफ को किस तरह से चलाना सही है, किस क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए। तो अगर वो लोग उतने समझदार हैं, उतने केपेबल हैं, तो उन्हीं लोगों को कंट्री भी चलाना चाहिए। तो क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, वो तो ठीक है। कोई भी लड़ सकता है, हाँ। तो वो भी अगर जो रिलीजियस लीडर है वो अगर इलेक्शन में इंटरेस्टेड है तो वो भी आकर इलेक्शन लड़ सकता है, और लोग अगर उसको पसंद करेंगे तो उसको वोट दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ हम रिलीजियस लीडर्स को ही गवर्नमेंट में लाएं, उससे क्या प्रॉब्लम होगा?
उन लोगों को गवर्नमेंट चलाना आए ये तो ज़रूरी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट को चलाने का बहुत सारा फंक्शंस है, सारा फंक्शंस उन लोगों को पता हो ये ज़रूरी नहीं है। और जब हर रिलीजन जो है वो अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को प्रैक्टिस करता है, जैसे हिंदुज़म कुछ और बोलता है, मुस्लिम का जो फेथ है वो कुछ और बोलता है, क्रिश्चियनिटी कुछ और बोलता है। तो अगर इसके लीडर्स अगर कंट्रीज़ को रूल करने लगेंगे तो वो लोग सिर्फ आपस में झगड़ा करते रहेंगे कि मेरा भगवान तुमसे बड़ा है तो मेरा भगवान तुमसे बड़ा है। तो वो लोग कंट्री पे ना ध्यान देके सिर्फ अपने रिलीजन पे ही फोकस करेंगे, ठीक है, जिससे कंट्री को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कीपिंग विद डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू, वाई? जो स्टेटमेंट्स है उसमें बताना है कि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज बता रहा है या नहीं बता रहा और क्यों। ए है फादर टू डॉटर, आई डोंट वॉन्ट टू हियर योर ओपिनियन अबाउट योर मैरिज, इन आवर फैमिली चिल्ड्रन मैरी वेयर द पेरेंट्स टेल देम टू डू। एक फादर अपने डॉटर को कह रहा है कि मैं तुम्हारे मैरिज के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। हमारे फैमिली में बच्चे उसी से शादी करते हैं जिससे पेरेंट्स उनको करने के लिए कहते हैं। तो क्या ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है? क्यों नहीं क्यों डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है ये? हम्म। यस, एग्जैक्टली। बी है टीचर टू स्टूडेंट, डोंट डिस्टर्ब माई कॉन्सेंट्रेशन बाई आस्किंग मी क्वेश्चंस इन द क्लासरूम। ये डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है? हम्म। टीचर 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 के बारे में बोल रहा है, गवर्नमेंट का बात नहीं आता है इसमें। हम्म। 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 तो जहाँ पे हर किसी की बात नहीं सुनी जाती वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टीचर है वो स्टूडेंट की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। सी है एम्प्लॉय टू द ऑफिसर, आवर वर्किंग आवर्स मस्ट बी रिड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। एम्प्लॉय अपने ऑफिसर को बोल रहा है कि हमारा जो वर्किंग आवर्स है हम कितने घंटे काम करेंगे वो जो हमारे कंट्री का लॉ जितना फिक्स करता है हम उतने घंटे ही काम करेंगे। तो क्या ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है या अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है? डेमोक्रेटिक है क्योंकि कंट्री में जो लॉ है हर किसी को उसके हिसाब से ही चलना चाहिए, ठीक है। और अगर कुछ गलत है तो ये हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रिपोर्ट करे या क्वेश्चन करे। ओके, तो यहाँ तक तो हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको हम लोग कल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये कल डिस्कस करते हैं और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो भी कल डिस्कस करते हैं। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, और एक बार चैप्टर फिर से देख लीजिएगा, वीडियोस जो अपलोडेड है यूट्यूब पे उसको देख लीजिएगा, और कहीं पे अगर प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग फिर कल डिस्कस कर लेंगे। कल तो सैटरडे ही है, कल क्यों नहीं रहेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, ठीक है कल रहेगा। ओके, क्लास एंड करें, कल आप लोग एक बार इस चैप्टर को पढ़ के आइएगा, क्वेश्चन आंसर भी देख के, कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो कल फिर से डिस्कस कर लेंगे। ओके, बाय।